हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम कर रहे हैं क्वेश्चन आस्क 2023 की सीरीज़ को, और इस सीरीज़ में हमारा जो मंथ चल रहा है वो है अप्रैल मंथ 2023 का। और इस सीरीज़ में अब तक हमने दो पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो दिस वाज आवर थर्ड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज़ इन द मंथ ऑफ 2023 अप्रैल। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर सीरीज़ का, तो उसमें पूछा गया है द 14th मीटिंग ऑफ कॉप, या बेसिकली कॉप 14। तो कॉप 14 क्या होता है? ये होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू द रामसर कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड, जो कि नवंबर 5 से लेकर 13 2022 के बीच में होती है। ये किन दो शहरों के बीच में कंडक्ट कराई जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करी जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पर होती है? दो प्लेसेस पर होती है। एक जगह है वुहान और दूसरा है जिनेवा। वुहान कहाँ पर है? दिस इज रिलेटेड विद द चाइना। ये चाइना का एक शहर है, और जिनेवा इज इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए चाइना में जो वुहान है वहाँ पर किस जगह पर ये बेसिकली जो कॉन्फ्रेंस है कोप 14 ये ऑर्गेनाइज हुई थी। ये प्लेस था आपका, प्लेस को कहा जाता है ईस्टर्न लेक, दैट इज ईस्टर्न लेक EL, ईस्टर्न लेक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर। ठीक है, ये एक जगह है वुहान के अंदर, वहाँ पर ये ऑर्गेनाइज होती है। जिनेवा में जो स्विट्जरलैंड के अंदर है वहाँ पर ये ऑर्गेनाइज होती है इन द जिनेवा इंटरनेशनल, दैट इज द जिनेवा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर। ठीक है, कॉन्फ्रेंस सेंटर। तो यहाँ पर ये आपको आयोजित की जाती है ये वाली मीटिंग आपकी। कोप 14 में बेसिकली क्या होता है कि ये एक कन्वेंशन है जो कि गवर्निंग बॉडी की तरह काम करती है। और गवर्निंग बॉडी किसके लिए? ये उन सभी गवर्नमेंट के लिए जो कि कंसर्न रखते हैं फॉर द रामसर साइट्स के लिए। मतलब जो दुनिया भर में रामसर साइट्स है उनसे रिलेटेड जो भी पिछले पर्टिकुलर ईयर के अंदर इवेंट्स हुए हैं या जो भी नई फाइंडिंग्स हुई हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। सेट ऑफ वर्क्स प्लान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फॉर द मेंबर कंट्रीज़ के अंदर, और आइडेंटिफाई किए जाएंगे नई प्रायोरिटीज़ को, जो नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, बेसिकली नई नई साइट्स को डिस्कवर किया जा रहा है। तो वहाँ पर उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे कंजर्व करना है, इन सब चीज़ों पर यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के अंदर, इस मीटिंग के अंदर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। व्हेन डिड ISA दैट मीन्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये कब इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है लॉन्च करता है एक थीमेटिक प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम का नाम है सोलर फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। सोलर फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ये जो प्रोग्राम है ये कब लॉन्च किया जाता है? ये लॉन्च होता है आपका 20 अक्टूबर 2021 को। दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। और देखिए 20 अक्टूबर को तो लॉन्च होता है, बट यहाँ पर जो 20 अक्टूबर का ये ड्यूरेशन है ये कौन सा वाला पार्ट है? दिस इज द फोर्थ एडिशन बेसिकली कहा जाए, या फोर्थ असेंबली कह सकते हैं आप इसे। चौथा संस्करण, चौथी बार ये मीटिंग होती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। उस टाइम पर ये बेसिकली इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जाता है सोलर फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। और ये जो मीटिंग है ये कब कैसे होती है? बेसिकली ये वर्चुअली होती है आपकी। ठीक है, डिजिटल माध्यम से वर्चुअल मीटिंग आपको ये देखने को मिलती है। अब हम बात करें यहाँ पर थोड़ी सी अगर जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, ठीक है, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात करें तो इसका जो विज़न है वो ये कहता है कि लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। हम सन को एक साथ मिलकर और ज़्यादा चमकीला बनाएं और ज़्यादा ब्राइट करें। दिस इज अ बेसिकली अ विजन। समटाइम इट मे बी आस्क्ड इन सम सेंटेंस फॉर्मेशन, सो इस वजह से मैंने आपको ये बताया है। और इसकी मिशन जो है, देखिए एक तो विजन हो गया, दूसरा होता है मिशन। इसका मिशन क्या है? मिशन ये है कि हर घर को, चाहे वो कितनी ही दूर हो देश के अंदर, ठीक है, कितने ही दूर हो, दूर दराज के इलाके में, पहाड़ पे हो, रेगिस्तान में हो, कहाँ पर भी हो, तो वहाँ तक हमें क्या पहुँचानी है? लाइट पहुँचानी है। बेसिकली आप इसे समझ सकते हैं हर घर लाइट वाली योजना जो है, जैसे हर घर नल वाली जो योजना थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है, उसी तरीके से ये इसका एम है, विजन है, मिशन है बेसिकली, कि हर घर तक लाइट पहुँचानी है चाहे वो कितना ही दूर हो। ठीक है, तो दिस इज द मेन एम। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आपको देखने को मिलेगा गुरुग्राम। गुरुग्राम बेसिकली आपका जो पहले गुड़गांव हुआ करता था, आज की डेट में जिसे हम गुरुग्राम कहते हैं, वहाँ पर इसके हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेंगे। और इसकी 106 कंट्रीज जो हैं इसकी मेंबर कंट्रीज हैं,
जो इन्होंने साइन किया था एग्रीमेंट, बेसिकली फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो जिसके तहत ये बना था। और ये बना कब था? ये बना था एक्चुअली दिस वाज मेड ड्यूरिंग द इसकी हम बात करें टाइम पीरियड की, तो बेसिकली इसका टाइम पीरियड रहा है 30 नवंबर 2015 को इसकी फॉर्मेशन होती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। कौन करते हैं? भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और प्लस यहाँ पर प्रेसिडेंट थे कहाँ की? फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट थे। इन दोनों लोगों ने इसको इनॉग्रेट किया था, स्टार्ट किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। कहाँ पर? पेरिस के अंदर। फ्रांस के थे तो जाहिर सी बात है, ये कॉन्फ्रेंस एक चल रही थी पेरिस के अंदर, तो वहाँ पर इसकी जो है शुरुआत की जाती है। ठीक है। अब यूएनजीए जो है आपका, यूएनजीए दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को ग्रांट किया गया एज अ ऑब्जर्वर स्टेटस टू द आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को एज अ ऑब्जर्वर स्टेटस की तरह, मतलब उसको ऑब्जर्व करे प्रॉपरली कि सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या जो भी चीज़ें हैं एज अ ऑब्जर्वर यहाँ पर रखा गया किसको? यूएनजीए को। और इसमें जो मुख्य होता है, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मुख्य पद होता है, जो मेन पर्सन होता है, उसे पद का नाम होता है डायरेक्टर जनरल। और इस डायरेक्टर जनरल के पद का जो इलेक्शन होता है वो तो नॉर्मली होता है, बट यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो इंपॉर्टेंट है कि कितने समय के लिए ये इलेक्ट होता है। ही इज इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 4 years, 4 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, और ये री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल होते हैं, ये दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में हम बात कर लें अगर, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, तो एक प्रोजेक्ट है आपका, आपने नाम सुना होगा OSOWOG। ठीक है, तो ये क्या था? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्लोब, सॉरी ग्रिड, नॉट ग्लोब, दिस इज ग्रिड, जी है ये। ठीक है, तो ग्रिड, दिस इज द प्रोग्राम, एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो कि इसी के तहत ही ये लॉन्च किया गया था। एक प्रोग्राम था ISTAR-C। ठीक है, यह है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सोलर टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड रिसोर्स सेंटर, जो कि इसका फुल फॉर्म रहेगा आपका। और एक प्रोग्राम है इसका ITEC। ITEC क्या होता है? इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन स्कीम। ठीक है, इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन स्कीम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जो इसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के थ्रू। तो यहाँ पर क्वेश्चन था सोलर फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, ये कब शुरू होता है? दैट इज ऑन 20 अक्टूबर 2021 को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीशियम इन इंडिया? देखिए, भारत में मैक्सिमम हम अपने मैग्नीशियम की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल करते हैं थ्रू द इंपोर्ट। हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास जो भंडार हैं या जो बेसिकली रिजर्व्स हैं, बेसिकली नॉट रिजर्वायर, रिजर्व्स हैं जो मैग्नीशियम कंटेन करते हैं, वो बहुत लिमिटेड है एज पर अवर रिक्वायरमेंट। तो हम मैक्सिमम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है मध्य प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और मध्य प्रदेश में भी कुछ एरियाज हैं, बेसिकली कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि एक है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, और एक है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और दैट इज़ द झालबुआ। तो ये दैट इज़ द बालाघाट, छिंदवाड़ा और झालबुआ, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेशली मध्य प्रदेश के यहाँ मैग्नीशियम के जो भंडार हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर भी आपको इसके ओर्स के बेसिकली जो एलिमेंट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र में कहाँ पर? एक है नागपुर के अंदर, और दैट इज द भंडोरा। ठीक है, तो ये 2 प्लेसेस पे आपको देखने को मिलता है। और साथ में उड़ीसा के अंदर भी इसके कुछ पार्ट्स में भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि सुंदरगढ़ हो गया, और दैट इज कारापुट है ना, कारापुट। और इन 2 प्लेसेस पे बेसिकली उड़ीसा के अंदर भी ये आपको देखने को मिलता है। अब जब हम बात कर रहे हैं मैंगनीज की, तो मैंगनीज का यूज़ क्या है? बेसिकली हम इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से भंडार हैं, तो उसका मेनली देखिए यूज़ कई सारी जगह होता है। जैसे कि एक तो यूज़ होता है राइफल के अंदर, जब राइफल बैरल्स होती हैं, मतलब जो गन्स वगैरह होती है, उसके अंदर मैग्नीशियम का यूज़ होता है, मैंगनीज का यूज़ होता है, नॉट मैग्नीशियम, मैंगनीज का यूज़ किया जाता है। रेलवे ट्रैक्स को बनाने में भी मैंगनीज का यूज़ किया जाता है। और स्टील का प्रोडक्शन जब कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका क्या है? मैग्नीशियम यूज़ किया जाता है। ठीक है, और डीकलराइजेशन ऑफ ग्लास के लिए भी यूज़ किया जाता है। ड्राई सेल बैटरीज के अंदर भी मैंगनीज यूज़ किया जाता है। मेरे मुँह से बार बार हो सकता है मैग्नीशियम निकल जा रहा है, बट दैट इज़ द मैंगनीज। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया था कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ इन द
मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्लान अलोकेशन इन एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन एज परसेंटेज ऑफ द टोटल प्लान आउटले वाज हाईएस्ट। देखिए जितना भी बेसिकली यहाँ पर सिंपली ये पूछा गया है कि भाई जितना भी बजट आपका रखा जाता है, ठीक है, मतलब हर चीज़ के लिए अमाउंट रखा जाता है कि इतना करोड़ रुपए फलाने सेक्टर में लगेगा, इतना इतने सेक्टर में लगेगा। तो यहाँ पर कौन से 5 ईयर प्लान, देखिए भारत के अंदर 12 5 ईयर प्लान आपके देखने को मिले हैं, ठीक है। तो किस 5 ईयर प्लान के अंतर्गत जो है वो एग्रीकल्चर और इरिगेशन सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको शेयर देखने को मिलता है ऑफ द पूरा कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटस और कंप्लीट फाइनेंशियल बजट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है ये आपका 1951 से 56 के बीच में रहता है आपका, पहली बात तो। और इसके अंदर 31% ठीक है, 31% जो है जो टोटल एस्टिमेटेड बजट था उसका 31% यहाँ पर इंक्लूड किया गया फॉर द एग्रीकल्चर और इरिगेशन पर्पसेस के लिए, ठीक है। और साथ में यहाँ पर इरिगेशन तो था ही, एग्रीकल्चर था ही, और साथ में पावर साथ में यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं आप, पावर। तो ये 3 प्रायोरिटीज थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। देखिए भारत नया नया आज़ाद हुआ था तो हमारे पास पावर लिमिटेड थी, एग्रीकल्चर भाई भाई इतनी बड़ी जनसंख्या है उसको खिलाने के लिए भाई सबसे पहले क्या चाहिए, हमें भोजन चाहिए, राशन चाहिए, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पर इन चीज़ों पर रखी गई थी। सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात करें तो दिस वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 1956 से लेके 61 तक ये पूरा 5 ईयर प्लान चलता है। यहाँ पर थोड़ा सा एग्रीकल्चर तो चल ही रहा था बट यहाँ पर थोड़ी सी शिफ्टिंग देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर से शिफ्ट देखने को मिलता है। कहाँ पर? एग्रीकल्चर से हमें शिफ्ट देखने को मिलता है इंडस्ट्रीज़ की तरफ। अब देखिए इंडस्ट्री क्यों, क्योंकि देखिए हमने 5 साल में बहुत सारी चीज़ें उगाई। सपोज कर लीजिए फॉर एन एग्जांपल आपने गेहूँ बहुत सारा उगाया, बट गेहूँ के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं जैसे ब्रेड है आज की डेट में हम यूज़ करते हैं, टोस्ट यूज़ करते हैं, बन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें के लिए क्या चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। तो यहाँ पर आपने बना तो लिया रॉ मटेरियल बट उसको सेकेंडरी प्रोडक्ट या टर्शरी प्रोडक्ट में सर्विसेज सेक्टर में डालने के लिए आपको क्या चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए। यहाँ पर आपको सेकंड 5 ईयर प्लान जो था उसमें एक शिफ्ट देखने को मिलता है एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। थर्ड 5 ईयर प्लान जो आता है दैट इज इन 1961 टू 66 का था, बट ये कंप्लीट नहीं होता है मोरलेस बिकॉज ऑफ सम वॉर कंडीशन विद चाइना। तो यहाँ पर दो ग्रेट अलोकेशन देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर भी फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए इस सेक्टर के अंदर देखिए सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था इसके अंदर अराउंड 950 करोड़ इन टर्म्स ऑफ मनी की बात कर रहे हैं, 950 करोड़ का जो बजट है वो रखा गया फॉर द एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन पर्पसेस। बट इन द थर्ड ईयर प्लान यहाँ पर आपको राइज देखने को मिलता है और ये राइज आपको देखने को मिलता है ऑफ 1745 करोड़ का, ठीक है। तो मतलब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर नियर बाई डबलेट किया गया है अमाउंट को, ठीक है। बट स्टिल दिस इज इन द लोअर कंडीशन। बट इसके बाद जो आता है आपका 7th 5 ईयर प्लान यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 7th 5 ईयर प्लान के अंदर जो एग्रीकल्चरल आउटपुट के अंदर 48,100 करोड़ का जो एस्टिमेटेड रखा गया फॉर द एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन के लिए, बट दिस इज अराउंड द 22% ऑफ द टोटल बजट। जो टोटल बजट था उसका लगभग 22% था। बट यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया सबसे ज़्यादा, भाई देखिए आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 100 रुपये इन्वेस्टमेंट में आप कितना परसेंटेज या कितना इन्वेस्टमेंट, 100 रुपये में आ लीजिए 31% आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 31 रुपीज़ फॉर पर्टिकुलर रीज़न या पर्टिकुलर कॉज के लिए, तो वहाँ पर परसेंटेज तो बढ़ गया 31। वहीं अगर जो 500 रुपये हैं आपके पास और वहाँ पर आप जैसे 66 रुपीज़ या 70 रुपीज़ भी इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपका जो परसेंटेज है वो क्या रहता है, कम रहता है। तो यहाँ पर पूछा गया सबसे ज़्यादा परसेंटेज के टर्म में, तो परसेंटेज में तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द यूएन कोप 27 सबमिट रिलेटेड टू, देखिए कोप 27, अब यहाँ पर देखिए यूएन कोप 27 को आप एक और नाम से जानते हैं UNFCC, ये वर्ड आपने सुना होगा कहीं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये इसका था और जिसे अब आज की डेट में यूएन कॉप 27 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसकी मीटिंग जो है बेसिकली कहाँ होती है, दिस इज हेल्ड इन द 6th कब होती है, 6 नवंबर से लेके 20th ऑफ नवंबर 2022 के अराउंड होती है। और कहाँ होती है, दैट इज इन द शर्म एल शेख के अंदर, और ये कहाँ पर है, दैट इज इन इजिप्ट के अंदर आपको ये प्लेस देखने को मिलता है। और इसका जो रिलेटेड था बेसिकली, देखिए यहाँ पर आप बात कर रहे हैं
क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, तो क्लाइमेट चेंज है तो डेफिनेटली ये क्लाइमेट चेंज के बारे में ये बात करेगा, कोप 27। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच रेनेसांस आर्टिस्ट पेंटेड द लास्ट सुपर। ये जो लास्ट सुपर पेंटिंग है बेसिकली, ओके मैं पिक्चर नहीं डाल पाया उसमें, चलो कोई बात नहीं। देखिए इसमें एक ग्रुप गैदरिंग पिक्चर है जिसमें कई सारे लोग बैठे हुए हैं, तो एक पोर्ट्रेट टाइप का बनाया हुआ है पिक्चर। तो ये जो पिक्चर है ये किसके द्वारा बनाई गई है ये पूछा है सिंपली, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। और ये बना था बेसिकली, ये पेंटिंग जो है इसके ऊपर जो डेट लिखी हुई है वो लिखी है 1490 आई थिंक 95 to 98 के अराउंड, समहाउ 1500 के अराउंड की ये पेंटिंग है। और ये इसके आर्टिस्ट जो थे वो थे लियोनार्डो दा विंसी, दैट इज द लियोनार्डो दा विंसी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब फ्रॉम इंडिया, भारत में से कौन सी वो ट्राइब है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की है स्पेशली, जो अर्लियरली नोन फॉर द एसोसिएशन विद कल्टीवेशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ टी। देखिए भारत की नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट मतलब हम आसाम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, इन सब के एरियाज के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो कौन सी ट्राइब थी जो कि चाय की कल्टीवेशन, चाय की खेती और उसके प्रोडक्शन से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए दो नाम आपको ध्यान रखने हैं, एक नाम है बीसा गम का, बीसा गम, GAM, बीसा गम। ये जो थे, ये व्यक्ति जो था चीफ था, बेसिकली चीफ कहा जाए या फिर एक सरदार कहा जाए। सरदार एक होता है ना, जैसे गांव का मुखिया है, मुखिया बेसिकली आप कह सकते हैं, मुखिया था किस ट्राइब का, दैट इज द सिंगपोज ट्राइब का ये मुखिया था। ठीक है, इसने हेल्प करी थी रॉबर्ट ब्रुसल की, नॉट ब्रुसल, दैट इज रॉबर्ट ब्रूस की हेल्प करी डिस्कवर करने में चाय के प्लांट को और उसकी खेती में। बेसिकली चाय की जो प्लांट है, ट्री है, प्लांट जो होता है उसका छोटा सा, तो उसको फाइंड करने में विद द हेल्प ऑफ रॉबर्ट ब्रूस, जो ये व्यक्ति थे बीसा गैम, ये चीफ थे सिंगपोज ट्राइब के। तो इन लोगों ने मिलकर चाय की खोज करी थी, बेसिकली फाइंड किया था। तो यही पूछा गया है, कल्टीवेशन शुरू किया सिंगपोज ने, इस ट्राइब ने, बेसिकली ट्राइब का नाम पूछा गया है। और साथ में यहाँ पर हम बात करें तो एक और नाम आता है, दैट इज द निंगरूला। तो निंगरूला जो ये व्यक्ति था, ये ब्रिटिशर्स की हेल्प करता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो ब्रिटिशर्स की हेल्प करता है फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन या कमर्शियल प्रोडक्शन करनी है किसकी, चाय का कमर्शियल प्रोडक्शन करने में ये व्यक्ति ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो है वो हेल्प करता है। और ये बात है लगभग, ये जो घटना होती है ये पूरा ये लगभग 1830 के अराउंड की बात है। ठीक है, और कभी पूछा जाए टाइम पीरियड कब की बात है तो अराउंड आपको लगभग याद होना चाहिए कि 1830 के आसपास की ये बात देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन एक्सप्लोरर कॉन्क्वायर्ड मैक्सिको। एक स्पेनिश कॉन्क्वायरर थे हर्नन कोटे। ठीक है, इन बात करें यहाँ पे तो 1485 टू 1547 के अराउंड लगभग इनका जो लाइफ टाइम था। तो इस दौरान इन्होंने बेसिकली कॉन्कर किया था मैक्सिको को, और इन्हें बेस्ट नोन फॉर हिज कॉन्क्वेरिंग द मैक्सिको सिटी के लिए, जो कि बिहाफ बेसिकली देखिए ये पर्सन थे प्लस एक छोटी स्पेनिश आर्मी थी, इसने मिलकर एक पूरा मैक्सिको के पूरे एरिया को क्या किया था, जीता था, कॉन्कर किया था। Near which one of the following cities have large statue of कुशान rulers been discovered? कुशान रूलर के जो लार्ज स्टेच्यूज हैं बेसिकली वो किस एरिया में देखने को मिलते हैं, किस शहर में देखने को मिलते हैं? तो इसका सिंपल करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, मथुरा। मोस्ट ऑफ द कुशान स्कल्पचर्स जो है वो मथुरा में देखने को मिलते हैं, और ये कब देखने को मिलते हैं, पहली सेंचुरी से लेकर 4th सेंचुरी के बीच में, 1st to 4th सेंचुरी के अराउंड देखने को मिलते हैं। इसके अंदर बेसिकली जो आपका कुशान आर्ट्स है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा फ्यूजन। किन चीज़ों का फ्यूजन देखने को मिलता है? फ्यूजन देखने को मिलता है ग्रीस बुद्धिस्ट आर्ट का ऑफ गंधार, ग्रीस बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ गंधार आपको यहाँ पर इसका फ्यूजन देखने को मिलेगा। इंडियन आर्ट ऑफ मथुरास देखने को मिलेंगे,
हेलिस्टिक आर्ट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, दैट इज इन द मथुरा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ट्रीटी ऑफ यडाम्बो, दैट इज ट्रीटी ऑफ यडाम्बो जो है ये कंडक्ट होता है किस वॉर के बाद। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। देखिए फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर जो है ये आपकी लड़ी जाती है 1826 से लेके 1826 के अराउंड आपकी ये वॉर होती है। तो उसकी शांति के बाद मतलब जब वॉर खत्म होती है तो कोई ना कोई ट्रीटी डेफिनेटली होती है। तो यहाँ पर ट्रीटी आपको देखने को मिलती है ट्रीटी ऑफ यडाम्बो, और ये 1826 ये तो साल था, बट किस डेट में साइन होती है ये भी कभी पूछ सकते हैं। तो दैट इज द 24 ऑफ फरवरी 1826 को ये ट्रीटी साइन होती है। सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर जो है ये कंडक्ट होती है आपकी, कंडक्ट नॉट बेसिकली हैपन, या होती है ये वॉर होती है 1852 से लेके 53 के बीच में। और एंग्लो कुकी वॉर जो है 1917 से लेके दैट इज 19 तक चलती है ये, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर इतने क्वेश्चंस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।